आज सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो हमने फोर्थ ग्रेड का पेपर कंडक्ट करवाया उनके बारे में। जो पहला पेपर हुआ है उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। ये लास्ट संडे को हुआ था, 22 जून को, ठीक है ना। उस दिन का पेपर है। इनके हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए, जैसे मान लो अभी व्याख्याता का पेपर हुआ तो उसमें देखना इनके कितने परसेंट आए हैं, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। दिखाई दे रहा। पहला प्रश्न है, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान, जो भी वर्तमान का राजस्थान है, उनके क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया था। अब ध्यान रखना, कई बार तो आता है राजपूताना, कई बार आता है राजस्थान। तो राजस्थान का नाम प्रयोग करने वाले वो अलग व्यक्ति हैं और जो राजपूताना का नाम प्रयोग किया वो अलग है। राजपूताना का नाम किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। और राजस्थान का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल टोड ने। कर्नल टोड ने 1829 में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें राजस्थान का प्रयोग किया था। कई बार राजस्थानी द्वितीय भी नाम आ जाता है, राजस्थान द्वितीय। तो इसका नाम सबसे पहले, ये नाम कब प्रयोग हुआ था? ये हुआ था 682 ईस्वी में। 682 ईस्वी बसंतगढ़ शिलालेख में, ठीक है। बसंतगढ़ कहाँ है? तो वो है सिरोही में। इनका ये ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार इनका रिपीट हुआ है। ये राजस्थानी द्वितीय भी आया है और राजस्थान का नाम तो कई बार पूछा गया, इनका ध्यान रखना ना। फिर है, राजस्थान राज्य अक्षांशीय विस्तार किया है। अभी इनका पेपर होने के बाद में ये फर्स्ट ग्रेड में भी कि इनका क्वेश्चन आया था, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार किया। तो राजस्थान, जैसे मान लो हम बात करें राजस्थान की, तो ये राजस्थान, ठीक है। ये राजस्थान हो गया। इनका विस्तार देखो, उत्तरी अक्षांश से दक्षिण अक्षांश है क्या? ये तो है ही नहीं, उल्टा उत्तरी अक्षांश में ही आएगा। उत्तरी अक्षांश में कैसे आएगा तो वो आगे हम प्रश्न में देखेंगे। उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक ये राइट है अक्षांशों में। अब ये डिग्री बाद में देखेंगे अभी, है ना। ये दक्षिण है, ये तो फिर गलत हो गया दक्षिण। उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश दिए हुए हैं। तो ये और ये दो ऑप्शन में उत्तरी अक्षांश दिए हुए, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ देखो 0.3 डिग्री 12 मिनट दिया हुआ, जबकि है कितना? 30 डिग्री 12 मिनट। तो 23.03। कई बार तो सीधे ही प्रश्न आ जाता है 23-30, लेकिन अगर गहराई, प्रश्न की गहराई से पूछे तो ये ध्यान रखना 23 डिग्री 03 मिनट है। 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक ये राजस्थान का विस्तार है। ये अपने को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके प्रश्न घुमा फिरा के आ जाते हैं। जैसे मान लो इनमें से इनका अंतर पूछ लें तो 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री और 3 मिनट निकालें तो 60 डिग्री और 9 मिनट रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ये देशांतर निकालेंगे तो 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट, तो 8 डिग्री 47 मिनट रहेंगे। तो कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ लेते हैं, इनका अक्षांशीय और देशांतर विस्तार कितना है? तो 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांश और 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर इनका विस्तार है। किनका? राजस्थान का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इनके डिग्री। अब मान लो जैसे आपको अगर पता है ये 69 डिग्री 30 मिनट है, तो सीधा प्रश्न में अगर ऐसे ही पूछ ले 70 डिग्री अक्षांश, राजस्थान में 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ से गुजरता है, तो हम लगभग इनका उत्तर बता सकते हैं कि 69
30 डिग्री यहाँ है तो एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो लगभग यहाँ मान लें यहाँ 70 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से कई बार प्रश्न पूछा भी गया कि जैसलमेर से कौन सा अक्षांश गुजर रहा है, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये प्रश्न भी अभी व्याख्याता में आया था, जबकि हमने ये 22 तारीख को टेस्ट में दे दिया था। अभी 23 तारीख है, 24 तारीख है, 25 तारीख है जो एग्जाम हुए हैं आरपीसी के द्वारा, उनमें भी ये प्रश्न रिपीट हुए हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? लगभग बराबर का पूछा है, उनके आसपास ही। तो राजस्थान का पहले तो अपने को क्षेत्रफल पता होना चाहिए, कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें मोटा मोटी, तो नॉर्वे और पोलैंड के संबंध में कंफ्यूज रहता है। तो नॉर्वे और पोलैंड के बारे में, तो नॉर्वे का लगभग कितना है? तो 3,85,000 के करीब बंद है। ठीक है, और पोलैंड का कितना है? तो 3,12,000 का है। और ये अगर इनके बराबर ही पूछ लें तो फिनलैंड का लगभग ही बराबर है, फिनलैंड का लगभग बराबर ही है, ये मान लो। ठीक है, तो अब बराबर का पूछा है तो 3,85 करेंगे तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, कम से कम कितने? 40-43,000 ज़्यादा, जबकि ये कितने हैं? 30,000 ही ज़्यादा। तो निकटतम कौन सा आंसर है? ये है। लगभग का पूछा तो अपने को पोलैंड राइट करना है, पोलैंड ही सही माना जाएगा। ठीक है, फिर देखो राजस्थान के राज्य पुष्प रोइडा, कई बार तो प्रश्न यही आ जाता है राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा, ये प्रश्न ऐसा ही भर्ती में भी आया था। तो राज्य पुष्प रोइडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टेकोमेला उंडुलता है ये। ठीक है ना, उंडुलता। और जो राजस्थान की राज्य वृक्ष है खेजड़ी, खेजड़ी का ये वैज्ञानिक नाम है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया। ठीक है ना, इनका भी ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे बात करें तो राजस्थान का प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? भौतिक विभाग कितने राजस्थान के? तो 4 है सीधे ही। ये राजस्थान है, इनके 4 हिस्से, ये हो गए मरुस्थल, ये अरावली, और ये मैदान, ये पठार हाड़ौती का। इस प्रकार से इनका 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। फिर राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? तो 61% है इनका। 61% लगभग मान लो अपन क्या, 2,13,688 वर्ग किलोमीटर है, वो किन से है? वो मरुस्थल है, मतलब पश्चिमी राजस्थान का इलाका है ये, इतना मान लो। ठीक है ना। बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त, मतलब कितने जमीन पर जो ये मरुस्थल का एरिया है इसमें कितने प्रतिशत पर बालू का स्तूप मुक्त है? तो वो लगभग 41.50% पर है। और बालू का स्तूप युक्त आ जाए तो 58.50। ठीक है ना, ये दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं महिला सुपरवाइजर में। जब बोर्ड ने पहली बार पेपर करवाया उस समय ऐसा क्वेश्चन दिया था जो कई बुकों में नहीं मिला था। ठीक है, फिर 7वां क्वेश्चन है लाटी फॉर्मेशन की उम्र क्या है? लाटी फॉर्मेशन का मतलब लाटी सीरीज क्षेत्र, जो जैसलमेर के पास में एक वो पट्टी के समान ये लाटी सीरीज एरिया निकलता है, ये बॉर्डर के पास में। ठीक है ना, वो लाटी सीरीज है। इनको इंग्लिश में फॉर्मेशन बोल देते हैं, इसलिए ये बोर्ड ये नए टेक्निकल शब्द उठाते हैं। तो ये कब की है? तो ये जुरासिक काल की है। जुरासिक में भी कब की पूछे? तो निम्न जुरासिक की, निम्न जुरासिक। ठीक है, ये हो गया किनका? लाटी फॉर्मेशन का काल। दूसरा नाम कभी ये भी आ जाए, जैसे मान लो जिम्नोस्पर्म, ये जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, फिर देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? जैसलमेर में कौन से प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? अभी तो हमने बात की ये मरुस्थल इलाका है, मरुस्थल में बालू का स्तूप कितना एरिया है? जो 41.50 है, तो जैसलमेर उसमें शामिल ही है। तो जैसलमेर में लगभग हर टाइप के बालू का स्तूप मिलते हैं। ठीक है, पहले सबसे बात करते हैं पहले बरखान, या इनको दूसरा नाम है अर्धचंद्राकार।
अर्धचंद्राकार, ये इस प्रकार से होते हैं, ये अर्धचंद्राकार। ठीक है ना, इनका नाम क्या है, बरखान या अर्धचंद्राकार। इनकी विशेषता क्या है जो हमारे लिए थोड़ी ठीक नहीं है, वो है क्या, ये मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं। मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण का मतलब क्या हो गया, राजस्थान में जो मरुस्थल का एरिया है उनको बढ़ा रहे हैं लगातार, मतलब रेत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस कारण से ये क्या है, गतिशील है, सर्वाधिक गतिशील, बहुत ज़्यादा ये गतिशील है। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो मुख्य रूप से इनका क्वेश्चन की बात करें, हम क्वेश्चन के संदर्भ में बात करेंगे। मान लो बालेरी का प्रश्न आया था, ये बालेरी मिलते हैं, बालेरी वो कहाँ है, चूरू में, चूरू में भी मिलते हैं, सीकर में भी मिलते हैं, जैसलमेर में भी मिलते हैं। इस प्रकार से ये सभी जगह मिलते हैं। गतिशील है तो गति करेंगे, तो राजस्थान का इलाका ये रहा, ये राजस्थान का इलाका, ये जैसलमेर का, यहाँ से ये गति करते करते इस प्रकार से जाएंगे ये रेत। इसी रूप में ये मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है जो चिंताजनक के रूप में है, ये देखो इस प्रकार से। ठीक है ना। फिर है परवलिक, ये क्या है, ये सभी जिलों में मिलते हैं, सभी जिलों में, क्योंकि ज़्यादा कोई समस्या ही नहीं है। ये तो यू आकार के बन जाते हैं, ऐसे यू, ऐसे यू, ये रेत उड़ती है, उड़ने के बाद में जैसे यहाँ कोई वनस्पति है यहाँ टक्कर खाए और इस प्रकार से इनका ये शेप ले लेते हैं। अनुदैर्ध्य इनको रेखीय भी बोलते हैं। और पवन अनुवर्ती, मतलब जिस दिशा में पवन की दिशा है उसी दिशा में इनके ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बनते हैं। तो पवन की दिशा जैसलमेर से आएगी तो ये इस प्रकार से ये रेखीय भी होते हैं, ये एक रेखा की तरह बनते हैं। तो ये भी कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है। फिर है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ क्या हुआ, अनुप्रस्थ हो गया जब पवन एक ही दिशा में हो, पवन एक ही दिशा में हो, मतलब बार बार पवन क्या अपनी दिशा चेंज ना करे, तब ये समकोण के समान बन जाते हैं। जैसे मान लो ये दिशा ही, ये इस प्रकार से ये बन गए। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ये सभी जिलों में मिलते हैं, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू। ठीक है ना। इस प्रकार से ये बालू का स्तूप मिलते हैं। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य भारत की हम बात करें तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, और इनकी हाइट कितनी है, 1722 मीटर। कहीं कहीं ये 1727 भी मिलती है। वो कब नापा गया, जब इनके ऊपर बर्फ पड़ा रहता है, तब वो 5 मीटर बढ़ जाती है। ये नीलगिरी कहाँ है, तो नीलगिरी दक्षिण में है। दक्षिण भारत की इनके ऊपर सबसे छोटी नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सी है, दोदा बेटा। ठीक है। इनकी हाइट कितनी है, 2695 मीटर। फिर है सतपुड़ा। सतपुड़ा भी मध्य भारत में, किस चोटी की हाइट सर्वाधिक नहीं है, तो ये सतपुड़ा कहाँ है, इनकी चोटी कौन सी है मुख्य रूप से, तो धूपगढ़ है, और उनकी हाइट कितनी है, 1352 मीटर। ठीक है ना। फिर है विंध्याचल। विंध्याचल की चोटी कौन सी है, सद्भावना। सद्भावना, इनकी हाइट क्या है, 752 मीटर। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे भारत के संदर्भ में, और राजस्थान के संदर्भ में भी चोटियाँ। राजस्थान की अलग से चोटियों की आगे प्रश्न में बात कर लेंगे। महान सीमा वृंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है, तो ये हाड़ौती के भाग में अवस्थित है। दक्षिण पूर्वी भाग हो गए। गंगाधार उच्च भूमियाँ कहाँ हैं, तो ये भी हाड़ौती के पठार में है, हाड़ौती में, झालावाड़ वगैरह वहाँ पर। ठीक है ना। फिर उसके बाद में है, इनमें से अरावली की कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसका नाम बताना है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर। फिर है शेर, फिर है दिलवाड़ा,
फिर है जरगा, यही है अपना ऑप्शन में। बिलाली अलवर की आ गई है, इनकी हाइट है 775 मीटर। अलवर में भी ये बिलाली कई बार छोटी पूछा गया। जरगा की हमने बात कर ली। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा कितनी है 1442, और जरगा कितनी है 1431, 1431 मीटर। शेर हो गई 1597 मीटर। ठीक है, सबसे हाइट में कौन सी है तो है गुरु शिखर, गुरु शिखर, फिर है शेर, फिर है दिलवाड़ा, फिर है जरगा। इनकी हाइट 1722 मीटर या 27 मीटर, इनकी 1597 मीटर, इनकी 1442 मीटर, इनकी 1431 मीटर। और अपने ऑप्शन में क्या है बिलाली, बिलाली कहाँ है अलवर में, उनकी 775 मीटर। ठीक है ना, इस प्रकार से ध्यान रखना। ये सर्वाधिक हाइट की कौन से, गुरु से जरा आशा रखो, इस प्रकार से अपने को याद करना है। फिर है राजस्थान कितने प्रशासनिक संभागों में बांटा गया है। राजस्थान कितने प्रशासनिक संभागों में है तो 7 संभाग। 7 कौन कौन से, एक नंबर बीकानेर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर अजमेर, 4 पर जयपुर, 5 पर उदयपुर, 6 पर कोटा, और 7 पर भरतपुर। अंतिम रूप से बनने वाला कौन सा संभाग था तो भरतपुर 2008 में बना था ये। अभी हालांकि 3 संभाग और बनाए गए लेकिन उनको वापस समाप्त कर दिया गया, तो अभी 7 संभाग ही है। और इन संभागों के जिले भी मैंने बताए, वो जो राजस्थान का हमने पढ़ा था एक पार्ट राजस्थान का, राजस्थान अध्ययन का, उसमें मैंने ये जो 41 जिले अभी वर्तमान में वो भी बांट के बताएं, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हो। हालांकि राजस्थान, हमारा राजस्थान अध्ययन से प्रश्न बहुत सारे आते हैं, चाहे रीट हो, चाहे 4th ग्रेड हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो उनका भी हम वापस आगे क्लासें कंटिन्यू करेंगे जुलाई में। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों को आधारभूत वर्णन किसने किया, AM हेरोन ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, AM हेरोन सर। उपरमाल का पठार कहाँ मिलता है, के पठार में, विंध्यन के पठार में भी ये मिलता है। और इनके ये पर्टिकुलर अगर जगहों की बात करें तो 2-3 पठार की बात कर लेते हैं। एक तो उपरमाल का, जो पठार बार बार एग्जाम आते हैं, उपरमाल का पठार, बोराट का पठार, बोराट का पठार, और लसाड़िया का पठार। अगर पठार में से क्वेश्चन आएंगे तो इन तीनों पठार से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पठार, लसाड़िया का पठार कहाँ है, उदयपुर में है। उदयपुर में पर्टिकुलर पूछे तो पूरी उदयपुर में। ठीक है, बोराट का गोगुंदा से कुंभलगढ़, ठीक है। और उपरमाल का बिजोलिया, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़। ठीक है, इस प्रकार से ये तीनों पठार अपने को ध्यान रखना है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ किस प्रदेश में है तो ये हाड़ौती के पठार में, हाड़ौती में भी इनकी ये पूछ लें। रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं ये हॉर्स शू के समान है, जो घोड़े के पंजे होते हैं उस समान है ये, इस प्रकार से। ठीक है, और पर्टिकुलर जगह जिलों की बात कर लें तो 12 में है रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, जो कहाँ है 12 में। ठीक है, केर व थोर का प्राकृतिक निवास, केर व थोर प्राकृतिक निवास रेतीला मैदान है।
ये देखो, ये भी फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आया है वापस, मतलब अपने जो टेस्ट में दिया है उसके बाद में। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है। अंतर जब भी पता चलेगा जब अपने को पूरा राजस्थान का ये पता रहेगा कि कितना क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो राजस्थान के चारों ओर तो ये कितना क्षेत्रफल है, तो टोटल है तो वो तो है 5920 किलोमीटर, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें जो पाकिस्तान के साथ में लगता है वो कितना है, 1070 किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान के अलावा अंतर्राज्यीय सीमा पे कितना लगता है, तो 4850 किलोमीटर। ये तीनों चीज़ें पहले तो ये क्लियर हो गई। और अपने पूरा राजस्थान का क्षेत्रफल की बात कर ले 34239। फिर है राजस्थान का पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम कितना है, तो राजस्थान का पूर्व से पश्चिम 869 है। और उत्तर से दक्षिण कितना है, तो 826 है। अब 869 में से 826 गए तो पीछे कितने बचे, 3 और 6 में से 2 गए 4, 43 किलोमीटर है। इसलिए ये अपना 43 किलोमीटर उत्तर सही है। और जो यही प्रश्न आया, अब यही भारत की बात कर लें तो भारत की भी देख लो, 1 मिनट। ये भारत हो गया, क्यों प्रश्न जो सिमिलर है उनको टच करके चले ना तो अपने को फायदा हो जाएगा। ये भारत पूर्व से पश्चिम भारत कितना है, राजस्थान का तो पप्पू बड़ा है और भारत का छोटा है 2933। और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये इनका भी ध्यान रखना, कभी इनका भी पूछ ले तो वापस काम आ जाएगा, तो अपने ध्यान में रहेगा। फिर अगला प्रश्न, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है, तो भीनमाल का प्राचीन नाम है वो सिरिमाल है, ठीक है ना। मांड, मरु, जैसलमेर, चंद्रवर्ती, सिरोही ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। फिर अगला प्रश्न 20वां, विश्व में, ये देखो प्रश्न वापस बहुत इंपॉर्टेंट आया, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है। अब अपने को पता होना चाहिए पहले तो विश्व का मैप, विश्व का मैप यहाँ बना लेते हैं, यहाँ बना देते, देखो ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ठीक है। ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, और ये अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद में यहाँ ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया, और ये अंटार्कटिका वगैरह हो गया। तो अब देखो विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है, गोलार्ध 0 डिग्री रेखा ये कहाँ से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है, ठीक है। फिर अपने कर्क रेखा गुजरती है भारत से भी, ये ऊपर वाली कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। और ये बीच वाली का क्या नाम है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री कौन सी है, ये रही, ये, ठीक है। अब वापस बात करते हैं किनकी,
मकर रेखा की, ये मकर दक्षिण गोलार्ध में 23 डिग्री, ये मकर रेखा, ठीक है ना। ये विश्व का मैप भी आगे आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, वर्षा के समय, मान जलवायु में, सभी जगह इनका आपको माइंड में ये विश्व का मैप रखना है। अब देखो ये पूछ रहा है विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में हो गया सीधा। ये तो इनके नीचे नीचे का दक्षिण, ये ऊपर ऊपर का उत्तरी गोलार्ध। ये जो कर्क रेखा हमने खींची है ये है, ये कर्क रेखा, ठीक है ना। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, ये गुजर रही है यहाँ, और ये भारत है यहाँ, ये मतलब ये भारत है। तो राजस्थान कहाँ है, ये रहा राजस्थान। अब देखो राजस्थान विश्व के नक्शे में कहाँ दिखाई देगा, अगर हम 2 पार्ट करते हैं तो देखो इस प्रकार से, ये अब देखो ये राजस्थान अपना कहाँ दिखाई देगा, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये पूर्व दिशा हो गई। अब ये राजस्थान कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ कौन सी दिशा हुई, उत्तर पूर्व है। बात समझ में आई क्या, तो ये उत्तर पूर्व। अब यही प्रश्न अगर विश्व की जगह यहाँ पूछ लेता एशिया में, एशिया में क्या स्थान है, तो एशिया का जब नक्शा करते हैं तब ये एशिया को ही लेंगे। अगर हम एशिया को लेते हैं तो ये होगा एशिया का, अगर 4 टुकड़ा करें तो ये देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अगर हम एशिया की बात करें तो यहाँ आ रहा है राजस्थान, ठीक है ना। तो ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पश्चिम। एशिया के संदर्भ में बात करें तब तो दक्षिण पश्चिम हो जाए, क्योंकि ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और ये बीच का भाग हो गया, ये यहाँ है राजस्थान, तो ये दक्षिण पश्चिम हो गया। अब अगर भारत की बात कर लें, अगर यहाँ एशिया हटा कर भारत की बात करें, भारत में, तो भारत में राजस्थान कहाँ है वो भी देख लो। ये भारत हो गया, भारत में राजस्थान ये रहा, यूँ, यहाँ राजस्थान है, यहाँ नीचे ये फिर गुजरात आ जाता है, यहाँ राजस्थान है। तो ये राजस्थान भारत में कहाँ हो गया, उत्तर, ये उत्तर दिशा हो गई उत्तर, और ये कौन सी हो गई, पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम हो गया। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना कौन सा स्थान कहाँ पर है, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन हमने जितनी बार पढ़ा है तो बिजोलिया का नाम आई ही आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में हमने बात की, 1897 से लेकर 1941 तक चलने वाला सर्वाधिक लंबा आंदोलन था, जो 44 सालों तक चला था। अहिंसात्मक, इसमें हिंसा को कहीं स्थान नहीं मिला था, अहिंसात्मक चलने वाला सबसे लंबा आंदोलन। और इसमें साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक जैसे कई लोगों का योगदान है। लेकिन जो प्रश्न पूछा विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे, तो विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे विजय सिंह पथिक, ठीक है। और इनके साथ में कौन थे, तो हरिभाई किंकर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में ये जमनालाल बजाज वगैरह गांधी जी के 5 पुत्र कहलाते हैं। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में खूब इनका योगदान रहा था। रामनारायण चौधरी का बेंगू आंदोलन में 1921 में हुआ, उसमें भी इनका विशेष योगदान रहा है। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। अपने को तो ये पता रहना चाहिए पहले तो जांच आयोग कौन कितने थे, तो 2 थे जांच आयोग 2 थे। दोनों को मैं नाम ही बता दूं आपको। पहला जांच आयोग में थे बिंदुलाल भट्टाचार्य, जो अध्यक्ष भी थे बिंदुलाल भट्टाचार्य। यही नाम याद रखना अपने को, तो क्योंकि ये प्रश्न आता तब यही
ऑप्शन में मिलता ही मिलता है। बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और अमर सिंह राणावत, ये थे प्रथम आंदोलन में। दूसरा जांच आयोग, रमाकांत मालवीय, तख्त सिंह और ठाकुर राज सिंह। तो अपने को दोनों को पता रहेगा तो अपने आप जो भी प्रश्न बनेगा वो सोल्व कर लेंगे। जो प्रथम जांच आयोग है उसमें बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली, अमर सिंह राणावत, जो द्वितीय है रमाकांत मालवीय, तख्त सिंह और ठाकुर राज सिंह। तो अपने इसमें क्या पूछा है, कौन द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? तो द्वितीय में देखो रमाकांत मालवीय थे, फिर क्या दिया, ठाकुर राज सिंह मेहता दिया, ये भी थे, और ये कौन नहीं थे, तख्त सिंह भी थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं थे। बिंदुलाल भट्टाचार्य प्रथम जांच आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है ना, ये इनका ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न देखो, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला, अगर यही पूछ लेते सीकर आंदोलन की प्रणेता, शुरुआत करने का, लगान के विरुद्ध सबसे पहले खड़ा रहने का कार्य किया, वो धात्री दादी ने किया था। लेकिन जो आंदोलन को वापस संबोधित करना, एक वक्ता के तौर पे इन्होंने किशोरी देवी ने अपनी भूमिका निभाई थी, जो लगभग 10,000 महिलाओं को भी संबोधित किया था, ठीक है ना। उसके बाद में सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो मेवाड़ प्रजामंडल से इनका संबंध है। फिर अगला प्रश्न है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ? रेवाड़ी में की गई थी। मतलब जो प्रजामंडल है इनसे बाहर की गई, इसलिए इनका प्रश्न आया है, ठीक है ना। और जैसे मान लो बीकानेर है, बीकानेर की भी कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई थी, कलकत्ता। सिरुई है, सिरुई की कहाँ की गई थी? बम्बई में की गई थी। इस प्रकार से जो बाहर हुए उनका ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? जयपुर प्रजामंडल की हम बात करें तो 1931 में और 36 में इनका गठन हुआ था। कपूर चंद्र पाटनी इनके अध्यक्ष थे। लेकिन ये पूछ रहा भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कब हुआ था? 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और उस समय हमको ये पता है जेंटलमैन एग्रीमेंट किया गया था मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य। तो ये 1942 की बातें हो गई, और 1942 में ये जेंटलमैन एग्रीमेंट भी हुआ था, और उस समय अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और ये एग्रीमेंट किस लिए हुआ था? आंदोलन भाग नहीं लेने के लिए हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, गलत कौन सा है? जैसलमेर मीठालाल व्यास सही है। प्रजामंडल के संदर्भ में प्रश्न आ रहा है। बांसवाड़ा भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, प्रतापगढ़ रमेश चंद्र ओझा नहीं है, करौली त्रिलोक चंद्र माथुर है, ठीक है। भी क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ था कल के लेक्चर में। 1857 के विद्रोह के शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश का रेजिडेंट कौन था? उदयपुर में कौन था? तो उदयपुर में कैप्टन सावर्स, जो मेवाड़ के पीए थे, ठीक है ना। ये पैतृक लॉरेंस वगैरह ये राजस्थान के थे। राजस्थान में उस समय एजीजी थे। मेजर बर्टन कोटा में थे, जिनका सिर काट कर घुमाया था, ठीक है ना। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी, वह था तो मेजर बर्टन था। मेजर बर्टन हालांकि कोटा क्रांति में छावनी में शामिल नहीं था। छावनी में कितनी छावनियाँ थी? तो 6 थी। कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर
और खेरवाड़ा। ठीक है ना। इस प्रकार से ये 2 छावनियों ने भाग ही नहीं लिया, चारों ने भाग लिया था। सबसे पहले नसीराबाद में विद्रोह हुआ था 21 को, उसके बाद नीमच को में 3 जून का, फिर ये अलग अलग विद्रोह हुआ था। तो उनके संदर्भ में कोटा में सैनिक छावनी नहीं थी, लेकिन इनके बावजूद भी यहाँ कोटा में क्रांति बहुत जबरदस्त चली थी और 6 महीने तक क्रांतिकारियों ने यहाँ कोटा शहर पर कब्जा कर लिया था। और मुख्य भूमिका किनकी थी? जयदयाल व हरदयाल की। ठीक है ना। इस प्रकार से कोटा में जो क्रांति हुई, और उसमें क्या, ये मेजर बर्टन का सिर काट के पूरा कोटा शहर में घुमाया था। 1818 ईस्वी में राजपूत राज्यों से संधिया करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी के साथ था। वे रेजिडेंट कहाँ के थे? मतलब जिन्होंने 1818 की संधियाँ की थी, मतलब अंग्रेजों की तरफ से संधियाँ की थी, किनके साथ में? राजस्थान के राजपूत राजाओं के साथ में। तो वो संधियों करने वाला भूमिका निभा रहा था, वो कौन था? मेटगोप था। और मेटगोप कहाँ का था उस समय एजेंट? तो वो दिल्ली के थे। ठीक है। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन था? भरतपुर था। कब की थी? 29 सितंबर 1803 को की थी। उनके बाद में किसने की थी? तो बाद में नवंबर 1803 में अलवर में संधि हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 31वां। अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान। अकबर के संरक्षण में आने के बाद मानसिंह ने जो प्रथम सैन्य अभियान किया था वो किसके विरुद्ध किया था? तो मानसिंह आने के बाद में प्रथम वो किया था, वो सुरजनहाड़ा के खिलाफ में किया था 1569 में। हाड़ा कहाँ के शासक थे? तो ये रणथंभौर के शासक थे, रणथंभौर। ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न भी कल आया था इसमें, यह क्या था भर्ती में? सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए में से सही उत्तर का चयन कीजिए। किनकी सूची मिल रही है वो मिलाना अपने को। काले गोरों का युद्ध है तो 1519 में नहीं है। काले गोरों का युद्ध कब हुआ था? जिनको चेलावास का युद्ध भी कहते हैं, 1857 की क्रांति में हुआ था चेलावास का युद्ध, 18 सितंबर 1857 को। और 8 सितंबर का कौन सा हुआ था? 8 सितंबर 1857 को तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, 1544 में हुआ था। इनकी डेटें भी याद रखनी है, 5 जनवरी 1544, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट भी पूछ ली है। पाएबा का युद्ध कब हुआ था? ये 1541-42 में हुआ था, ये सुमेलित हो रहा, यही राइट है। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? ये अभी बात कर ली थी, 5 जनवरी 1544 को। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई, जो मेवाड़ की, मतलब राजधानी किसने बनाई? महाराणा प्रताप ने चावंड को, जो मेवाड़ की। महाराणा प्रताप के बाद में भी कितने वर्षों तक, कुल कितने वर्षों तक ये राजधानी रही? तो महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी 1585 में, और जो अमर सिंह प्रथम के समय तक चली थी, जो 1615 में संधि हुई तब तक। तो 15 और 15 30 साल, 30 वर्ष की हुई थी। ठीक है ना। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण नेतृत्व किसने किया? तो अंतिम किया था जगन्नाथ ने। जगन्नाथ ने अंतिम आक्रमण किया था 1584 को। ठीक है। और यहाँ इनकी मांडल में ही मृत्यु हो गई थी, मांडल में मृत्यु हो गई थी 5 दिसंबर 1584 को। तो यहीं पर इनकी क्या कर दी? छतरी बना दी थी। छतरी कितने खम्भों की? 32 खम्भों की। ठीक है ना, 32 खम्भों की। ध्यान रखना, राजस्थान में 32 खम्भों की एक छतरी और है, वो कहाँ है? वो है रणथंभौर में। रणथंभौर किनकी है? जेतर सिंह की है। जेतर सिंह की छतरी किसने बनाई? हमीर देव ने बनाई थी। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। आप ये सोच रहे होंगे कि ये आक्रमण मेवाड़ के प्रताप के विरुद्ध, तो ये तो दूत भेजे थे जम्मा भट्टो, ये भी याद रखना, जमा भट्टो। 3 तो ये 1572 में गए थे और ये 73 में
गए थे। कौन? टोडरमल, भगवंत दास, मान सिंह। इस प्रकार से ये महाराणा प्रताप के पास में दूत गए थे। महाराणा कुंभ द्वारा रचित संगीत राज को कितने भागों में विभाजित किया गया? 5 भागों में। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है वो कवि चंद्रवर्दय के द्वारा जो लिखी गई पृथ्वीराज राजसो, उनके में इनका उल्लेख किया गया। पृथ्वीराज राजसो, इसमें 4 जातियों का कहते हैं हवन कुंड करवाया था। हवन कुंड में 4 जातियों का उद्भव हुआ था, जिसमें पर्चा पच्चों के रूप में आप याद रख लेना। ये चारों जातियों के नाम है। किस पूर्व स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो बेराट में हुए हैं। बेराट कहाँ है? जयपुर में है। मत्स्य जनपद की राजधानी थी बेराट, विराटनगर। ठीक है, दयाराम साहनी ने भी यहाँ कार्य किया था। राजस्थान में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो बेराट और आड़ से ही आएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपको पता ही नहीं चले कि ये कौन सी सभ्यता से है, तो उसमें अगर आपको तुक्का मारना पड़े तो भी वो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको आड़ को देना है, सेकंड बेराट को देना है। इस प्रकार से इनका भी ध्यान रखना है। निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वेरी दरट की पदवी दी है? तो वो गोविंद तृतीय को दी है। ठीक है, फिर करंट के क्वेश्चन है। भारत के वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? सीएजी के संबंध में हम बात करें तो इनका उल्लेख संविधान के भाग कौन सा है? 5वां है, जो संघ सरकार के संबंध हैं। ठीक है, और जो संघ सरकार में इनके अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 148 से 151 तक है। ठीक है, उसमें इनका उल्लेख किया गया। 151 में क्या है? जिसमें सीएजी अपनी रिपोर्ट देता किनको? केंद्र सरकार को। तो ये अभी कौन है? के संजय मूर्ति है। ठीक है, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने भारत जल सप्ताह 2024 का समापन समारोह के द्वारा नव विकसित डिजिटल रूप में शुभारंभ किया था। उसका नाम क्या? तो भू नीर है। दुड़मारास गांव बस्तर कांगेर किस राज्य में, जिसे UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, UNWTO संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो पर्यटन गांव के लिए उन्नयन कार्यक्रम के लिए चलाए गए, वो कौन सा गांव है? तो अपने को गांव का पता नहीं है तो भी ये बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो ये छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार से हम पर्सन की भाषा समझ के भी कार्य कर सकते हैं। फिर है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार। तो कृत्रिम गर्भाधान की जगह तो अब वैज्ञानिकल का इतना आविष्कार हो गया, अब बहुत मास लेवल पर इनको उत्पादित करेंगे, बाहर ही करेंगे। ये कृत्रिम गर्भाधान भी अब हटा दिया जाएगा। तो इसके कौन है? ये राजेंद्र कुमार है। फिर है देखो बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष उत्पादक जो राज्य है भारत के, किस राज्य में हुआ था दूध का उत्पादन? तो दूध का कभी भी आ जाए तो अपने को ये सन वगैरह पता नहीं हो तो भी अपने को इतना टेंशन नहीं लेना, क्योंकि दूध का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है, यूपी में। ठीक है, राजस्थान की 16वीं विधानसभा में नवंबर 2024 में जो चुनाव हुए उपचुनाव, उनके बाद में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 21 है। बहुत इंपॉर्टेंट, इनका ध्यान रखना है। तेईस नवंबर 2024 को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा फाय सागर अजमेर का नाम चेंज करके नया नाम किया है, तो वरुण सागर है। ये ध्यान रखना अपने को। फाय सागर से संबंधित पिछली बार भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। फिर देखो राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वनस्पति प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया, जिन्हें क्या ध्यान केंद्रित करते हुए क्या इनको कहा गया? पंच गौरव कार्यक्रम किया गया, जिसमें एक प्रजाति है। तो प्रजाति किनसे संबंधित है? प्रजाति यहाँ यहीं देख लो, प्रश्न में आपको पता चल जाएगा। ये प्रजाति किनसे? वनस्पति। वनस्पति का मतलब क्या हो गया? वन से संबंधित है। देखो इसमें वन है क्या? ये रहा वन विभाग। तो वन विभाग से
संबंधित है। जो 5 है वो अलग अलग 5 विभाग से संबंधित है। राजस्थान पुलिस द्वारा संपूर्ण राज्य में 11 से 16 नवंबर 2024 को ऑपरेशन लाडली अभियान चलाया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है? तो ये इनका उद्देश्य है जो लाडली है बाल विवाह जैसी कुप्रथा प्रभाव का रोकथाम करना है। ठीक है, बाल विवाह को रोकने के संदर्भ में सरकार बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। भरतपुर जिले के भुसावर तहसील के निठार गांव के निवासी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी खिल्लीराम मीणा को किस राज्य का मुख्य सचिव, मुख्य प्रशासनिक रूप से सर्वोच्च पद होता है, तो वो किनको किस राज्य में अभी, तो मिजोरम में मुख्य सचिव के रूप में बनाया गया। करंट का क्वेश्चन था, उनके बाद आगे पॉलिटिक की ओर देख लें। फिर देखो ये राजनीति के क्वेश्चन। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र में द्वैध शासन नाम आते ही 1935 का अधिनियम करना है। अगर राज्य में द्वैध शासन आए तो 1919 का अधिनियम करना है। अगर प्रांतीय स्वायत्ता आए, प्रांतीय स्वायत्ता, तो भी 1935 का ही करना है। ठीक है ना, ये 3 वर्ड के अलावा कभी और कोई नया वर्ड नहीं आएगा 1919 और 1935 में। और जिस भी सिलेबस में संविधान का संवैधानिक विकास दिया हुआ है उसमें 1919 और 1935 के अलावा प्रश्न नहीं आएंगे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हम हमेशा से यही करते आए हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन? जे.बी. कृपलानी। लेकिन ये गलत है। जे.बी. कृपलानी महोदय कभी भी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं, किसी भी समिति के अध्यक्ष नहीं बने थे, उप समिति के जरूर अध्यक्ष बने थे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कई परीक्षाओं में भी इनको जे.बी. कृपलानी को ही माना जाता है, लेकिन अगर इनके संबंध में फैक्ट वगैरह देना पड़ेगा तो वो आपको मिलेगा नहीं। तो वो कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद है। तो ये ध्यान रखना अपने को विशेष रूप से। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि बताइए। अंतिम बैठक सबसे पहले बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान बनाने में, जिसमें खर्चा कितना हुआ था? 64 करोड़ रुपए हुआ था। ये बातें हमने कर ली थी संविधान के विकास में। और अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को बनाने के संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल अधिवेशन हुए थे 12। फिर है भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था, जो विदेशी स्रोत टॉपिक पढ़ा था 10-15 मिनट का टॉपिक है, उसमें आराम से समझ आ जाएगा। ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। कनाडा से लिया गया संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से। उसके बाद में अगला प्रश्न है, देखो भारतीय संविधान में शामिल है तो अनुच्छेद कितने? अगर अपने को अनुच्छेद ही पता तो ही काम चल जाएगा। 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है ना। ये विस्तृत रूप से अपने को जो एक क्लास है पॉलिटी की उसमें करवाए गए, वो वीडियो आप देख लें, जिनसे आपको पूरे संविधान का मोटा मोटी लेआउट पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये 395 अनुच्छेद ही है। कभी कभार हम सोच लेते हैं ये वापस अनुच्छेद कई गाइडों में 400, कई में 444, कई में 490 तक पहुंचा दिए। तो वो अभी अनुच्छेद कितने हैं मुख्य रूप से? तो 395 अनुच्छेद ही है। भाग कितने? 22। अनुसूचियां कितनी है? 12 है। ठीक है। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? जो शिक्षक थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वे कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है? घटित करने मतलब प्रयास करने की कोशिश है वो दंडनीय है, और जिसको पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता। तो ऐसा अपराध है जो प्रयास तो करते हैं वो तो दंडनीय है, लेकिन पूरा होने पर दंडित नहीं किया जा सकता। तो वो कौन सा है? आत्महत्या है। आत्महत्या का प्रयास का पता चलते ही पुलिस आपको उठा के ले जाएगी कि आत्महत्या आप क्यों कर रहे हो। आत्महत्या कर ली है, मर गए, तो फिर पुलिस किनको दंडित करेगी। इसलिए ये इनकी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है। ठीक है। ब्रिटेन में समाचार पत्रों को केंद्र कौन सा है? तो ब्रिटेन में जो समाचार पत्र है उनको केंद्र का नाम है फ्लीट स्ट्रीट। फ्लीट। ये मुख्य रूप से क्या है? तो ये एक गली का नाम है, वहाँ सारे समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, इसलिए इसका नाम यही फेमस हो गया। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम में है। सही अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम बताना अपने को। तो कौन कौन से राज्य दिए हुए? महाराष्ट्र और राजस्थान, हरियाणा। तो हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा का कब हुआ था? 1966 में।
और महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1960 में। और राजस्थान का 1956 में। 1966, 1960, 1956। तो ये % राइट हो गया उत्तर अपने का। ठीक है। हरियाणा का, फिर महाराष्ट्र में बम्बई प्रांत से ये अलग हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र गुजरात राज्य बनाए गए थे। इस प्रकार से ये % ये आगे इंग्लिश वाले सोल्व करवा देंगे। ठीक है जी। तो ये पेपर था अपना, जो फर्स्ट पेपर हुआ 22 तारीख को। उसमें इनके क्वेश्चन थे जो किसमें अभी रिपीट हो गए, लेक्चरार में ही। तो देख लो, अपने तो 4th ग्रेड है, तो इनका इसी हिसाब से अपने को तैयारी करनी है। तो इस हिसाब से अपने को तैयारी करनी है, क्योंकि जो अभी हाल ही में पेपर हुए उनको भी मद्देनजर रखते हुए अपने को तैयारी की दिशा और दशा बदलनी है। ये टेस्ट सीरीज का मुख्य उद्देश्य यही है, इसमें सिलेबस करवाना, उनके साथ साथ में आपको चारों तरफ आपकी नज़र को भी घुमाना, जिनसे 360 डिग्री के कोण में आपको सभी जो जानकारी है वो मिल जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। यही आप आशा और उम्मीद करते हैं। ठीक है। आप सभी को शुभकामना। धन्यवाद।